शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से यूट्यूब चैनल बोले तो एग्जाम कोच पर। बुद्धि प्रदाम शारदम, माँ शारदे की कृपा आप सब पर हो, माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सबके ऊपर हो, ऐसे हम माँ शारदे से प्रार्थना करते हैं। ऐसी प्रार्थना हो गई है। आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और आप लगातार होंगे व्यस्त। तो चलिए दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे विसर्ग संधि, और विसर्ग संधियों में एक दो संधियां बची थी, बाकी हम सारी संधियों का अध्ययन कर चुके हैं। तो चलते हैं, करते हैं शुरुआत वहीं से जहां से गए थे आपको छोड़कर। तो पढ़ते हैं वही कौन सी संधि, बोले तो कौन सी तो बोले तो विसर्ग संधियों में आपने पढ़ा सत्व संधि पढ़ा, रुत्व संधि पढ़ा, रलोप संधि पढ़ा। अब आप पढ़ने वाले हो आज उत्व संधि। कौन सी संधि? उत्व संधि। संधि का नाम क्या है भैया? बोले तो उत्व संधि नाम है, उत्व संधि। जैसे आप पढ़ रहे थे रुत्व संधि, तो उसमें आदेश वर्ण क्या होता था? उसमें रुत्व आदेश होता, बोले तो रु आदेश होता था। जब आप पढ़ रहे थे रलोप संधि, तो उसमें र का लोप हो रहा था। आप पढ़ रहे थे क्या 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 सत्व संधि, तो उसमें सा आदेश हो रहा था, सत्व आदेश हो रहा था। समझ में आया? इसी तरह जब आप पढ़ोगे उत्व संधि, तो यहां पर आदेश वर्ण कौन सा होगा? यहां पर आदेश वर्ण होगा कौन सा? तो उ आदेश होगा। क्या मतलब क्या है? उत्व संधि बोलने से यह पता चल जा रहा है कि 100% यहां पर कहीं ना कहीं उ आदेश होगा। जो संधि होती है वही आदेश होता है। अगर कहीं पर उ आदेश हो रहा है तो उसका मतलब समझ लेना वहां पे संधि कौन सी है, वहां पे है आपकी उत्व संधि है। समझ में आया? तो चलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जानते हैं। एक सूत्र होता है, क्योंकि प्रत्येक संधियों का अपना अपना एक प्यारा प्यारा बढ़िया बढ़िया सूत्र होता है, बढ़िया बढ़िया सूत्र होता है। समझ में आया? और कहीं ना कहीं उत्व संधि करने वाले आपके पास दो सूत्र उपलब्ध होंगे, है ना जी? आपको उत्व संधि करने के लिए दो हथियार आपके पास होंगे, दो सूत्र होंगे। पहले पहला सूत्र पढ़ते हैं, फिर दूसरा पढ़ेंगे। पहला है जो थोड़ा सा बड़ा सूत्र है, अतो अतोरोर अतोरोल अतोरोर प्लुताद प्लुताद प्लुते। ठीक है? अतोरोर प्लुताद प्लुते। ठीक है? अतोरोर प्लुताद प्लुते क्या है? अतोरोर रोर प्लुताद प्लुते। अब मैंने कहा, हमेशा ये कहा कि जो जिसमें सप्तमी विभक्ति लगी हो, जैसे बालके, जैसे रामे, जैसे कृष्ण, अभी तक तो जुगाड़ चलता था कि सूत्र के किसी पद में छोटी की मात्रा लगे तो उठा के पीछे रख दो, ऐसा जुगाड़ चलता था। लेकिन यहां पर इस सूत्र में जहां पर सप्तमी लगी है वहां छोटी की मात्रा नहीं लगी है, वहां पे एक ही मात्रा लगी है। जैसे बालकी, जैसे रामे, जैसे कृष्ण, वैसे है प्लुते। ठीक है? मतलब समझते हैं। पहला लिखा है अतो। अतो से तात्पर्य है ह्रस्व आ से। अतो से क्या तात्पर्य है? ह्रस्व आ से। रोर से तात्पर्य है रा, या यूं कह लो रोर से तात्पर्य क्या है? रा या रू। तो कह रहे हैं यदि 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 रू के रोर अतो से, ऐसे पहले लिख लो, मतलब आ, इधर रोर से मतलब रू या रा, अप्लुताद प्लुते। समझ में आया? और ये अतो कैसा? तो अप्लुताद, अप्लुत मतलब अप्लुत वर्ण हो, जो प्लुत ना हो, मतलब तो छोटा हो, ह्रस्व आ हो। और इधर क्या है? प्लुते मतलब प्लुत वर्ण। द अप्लुते क्या है? यहां पे है अप्लुते। क्या है? अप्लुते। अप्लुते, अप्लुते जो प्लुत ना हो, आ, वो वाला
ठीक है। तो इसका मतलब कुछ टोटल मिला के ये है, अगर नियम में समझना चाहो, यदि रू के पहले ह्रस्व आ हो और रू के बाद में ह्रस्व आ हो तो इस रू का क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है। समझ में आया? आई बात गई समझ में? यदि रू के पहले ह्रस्व आ हो, रू के बाद में ह्रस्व आ हो तो इस रू को क्या आदेश हो जाता है, इस रू को ऊ आदेश हो जाता है, या यूं कह लो इस रू को उत्त आदेश हो जाता है। ठीक है, आई बात गई समझ में? जैसे एक बार ऐसे देख लेते हैं क्या नियम बता रहा है। यदि इधर ह्रस्व आ हो, यदि क्या हो, इधर ह्रस्व आ हो और इसके बाद बीच में रू हो, फिर उसके बाद क्या हो, ह्रस्व आ हो। ठीक है, तो इस रू को क्या हो जाता है भैया, रू को ऊ आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है, ऊ आदेश हो जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, रुत्व संधि कहा गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यही इसका क्या है भैया, यही इसका है नियम, यही इसका क्या है, यही इसका नियम है। ठीक है, ऐसा ये नियम है। ठीक, यही क्या है, यही इसका नियम है। समझ में आया? हाँ, यही इसका क्या है, नियम है। आप इसको ऐसे ही समझ सकते हो भाई साहब। हाँ, तो ऐसे ही समझना है। अब इसमें ऐसा ही कुछ होगा, इधर बीच में रू, इधर आ तो रा को वो हो जाएगा, बस इतना समझो। जैसे एक हम उदाहरण ले लेते हैं, कैसे लेते हैं, कहते हैं क्या, कहते हैं शिवस धन अर्च्य, शिवस धन अर्च्य। अभी घबराइएगा नहीं, पहले पूरा एक बार देख लीजिएगा तब घबराइएगा, तब घबराएंगे ही नहीं। शिवस धन अर्च्य, ये जो आ हो कैसा हो, पदांत का हो, ये भी समझ लें इसका हो शिवस धन अर्च्य। अब यहाँ पे सा है, इस सा को हमेशा हम सस जो सोरु सूत्र से रू आदेश करते हैं। अब ये क्या बन जाएगा, शिवरु। अब ध्यान दीजिएगा, कंडीशन बनने वाली है, कंडीशन बनने वाली है, कौन सा वाली, वही जो उत्तो संधि की। इधर रू, सा को रू आदेश हो गया, इधर अर्च्य लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अर्च्य लिखा हुआ है। अब यहां देखो वा में क्या है, जो वा में क्या है, ह्रस्व आ है कि नहीं है, यहाँ आ है कि नहीं है, आ है। और इधर रू है, रू के बाद भी आ है, रू के पहले भी आ है। तो ये नियम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, रू के पहले भी आ, रू के बाद भी आ। तब क्या करोगे इस रू को भैया, सबसे पहले रा आदेश करोगे, ऐसा तो हम पढ़े हैं। ये क्या हो जाएगा, शिवर धन अर्च्य। अब रा को क्या करना है, हम ऊ आदेश कर दें, है ना जी। ये क्या हो जाएगा, शिव, ऐसे इधर आगे देख लो, ये क्या हो जाएगा, शिव, शिव, ये हाँ, शिव ऊ धन अर्च्य। अब यहाँ ऊ है, यहाँ आ है, और जब आ और ऊ मिलता है तो ओ हो जाता है। ऐसा आप जानते हो कि नहीं जानते, गुण संधि का नियम लग जाता है। अब आ और ऊ मिलेगा तो ओ हो जाएगा, और ये ऐसे बन जाएगा, और ओ आके वा में मिल जाएगा तो ओ की मात्रा लग जाएगी, तो ये बन जाएगा शिवो धन अर्च्य। क्या बन गया, शिवो धन अर्च्य बन गया, क्योंकि ये आ और ऊ मिला तो ओ हो गया, और ये ओ आया वा में जुड़ गया तो शिवो बन गया, शिवो धन अर्च्य हो गया। अब यहाँ ओ है, इधर आ है, इधर ओ है, उधर आ है, तो आग इस आ का पूर्व रूप हो जाएगा, है यहाँ पे एंगा। अब यहाँ पे एक सूत्र और लगा दोगे क्या, एंगह पदांतादति, पदांतादति अस्तु। ये क्या कर देगा, इसको इस आ का पूर्व रूप बना देगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा शिवोर्च्य।
ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा शिवोर्च। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, शिवोर्च बन जाएगा। समझ में आया, ये अवग्रह कहाँ से लगा, क्योंकि ये इधर ओ है उधर आ है, तो यहाँ आप कौन से संधि का नियम लग रहा था, यहाँ पर पूर्व रूप संधि का नियम लग रहा था, कुछ नहीं हुआ है। इस ह्रस्व आ का पूर्व रूप हो गया है, वहां पे अवग्रह हो गया है, यही है इसका नियम, यही है इसका उदाहरण। समझ में आया, एक दो और उदाहरण देख लो, जैसे कहते हैं क्या क्या क्या, हाँ एक बहुत बढ़िया है, कहते हैं हस धन, या ये इसे कह लें कस धन अयम। चलो देखते हैं क्या, कस धन अयम, कस धन अयम। अब कहेंगे कस कहाँ से आया, तो कह कम कह कौ के रूप चलता है, वहां का एक कह है, का है, स है, सा को हम क्या करेंगे, रू आदेश करेंगे। इधर क्या है, क है, इधर अयम है, कुछ नहीं होगा। इधर भी आ, और इस का को वहां पे ऐसे लिख सकते हैं, इधर रू, इधर अयम, कुछ नहीं, इधर भी आ, इधर या बीच में रू, तो रू को क्या करो, सीधे ऊ आदेश करो। अब इधर क्या है बचा है का, इधर अयम। ठीक है, इधर अयम, कुछ नहीं करना है, यहाँ उ और आ है, तो यहाँ गुण संधि का रूप बन रहा है, दोनों क्या हो जाएगा, ओ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ओ आया का में तो को, और इधर अयम है। ठीक है, अब को धन अयम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओ है, इधर हर्ष आ है, एंगा पदांत सूत्र लगेगा, और ये बन जाएगा क्या, कोयम। क्या बन जाएगा, माफ कीजिए, क्या बन जाएगा ये, कोयम बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया, आई बात, गई समझ में, कोयम 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 कोयम, कौन सी संधि, तो बोले तो यहाँ पे आपकी उत्तुष संधि हुई है। ठीक, इतना बात आई समझ में। एक उदाहरण और देख लीजिए, पश्यतु एकम उदाहरण इतोपि, सस धन अपि है, सस सहतौते रूप चलता है, सा में सु लगा, सा धन सु, तो उसी सु का ही क्या बन जाता है, सा बन जाता है। तो सस धन अयम, कुछ नहीं करना है भैया, इधर सा है, सा को रू आदेश कर दो, सा है, इधर अयम है, कुछ नहीं, सा में क्या है, सा में आ है, इधर रू है, इधर अयम है। अब अतोरोर प्लुताद प्लुते कहता है, इधर आ हो, इधर आ हो, रू के पहले आ, रू के बाद आ, तो जो पहला वाला आ है, बीच वाला जो रू है, इसी को ऊ आदेश कर देते हैं। इधर है, इसको क्या आदेश कर देते हैं भैया, रू आदेश कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। हैं, ये माफ कीजिएगा, इधर जो आ है, इन दोनों के स्थान पर बहुत थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, यहाँ पर इन दोनों के स्थान पर ओ हो जा रहा है, आधन ऊ बराबर ओ। समझ में आया, ये आ तो ऐसे उतरता आता है, हैं? अब इधर जो है, ये आ, सा में आ है, इधर ऊ है। ठीक, इधर आ है, और इधर ऊ है, इधर अयम है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आ और ऊ में गुण संधि होती है, ओ बना दे तो हो, इधर सा लिखा ही है, इधर अयम लिखा ही है, क्या करोगे, अब इधर सो बन जाएगा, ये ओ आके सा में लग गया, इधर अयम लिखा है, एकदम पूरा एकदम ऑपरेट करो, फिर ये आ का पूर्व रूप हो जाएगा, तो ये बन जाए, पूर्व रूप समझ मैंने पढ़ाया है, सोयम बन जाएगा। समझ में आया, सोयम, समझ में आया कि नहीं, इतनी दूर में होता है, कुछ नहीं होता है, एक दो सूत्र इसमें और लग जाता है, जहाँ पे जैसी जो पहले संधियां आप पढ़ रहे हैं, अगर वैसा नियम लगता जाता है तो आप समझते जाइएगा। ठीक है, जैसे आपने पर रूप पढ़ा, पूर्व रूप पहले पढ़ा है, यहाँ देखा पूर्व रूप का नियम लगा, तो पूर्व रूप लगा दो, जोड़ दो, हैं, यहाँ सस जो सोरू आपने पढ़ा है, तो यहाँ सो से यहाँ से रू आदेश कर दो, तो यहाँ अब किस संधि का नियम, अब उत्त संधि का नियम बन जा रहा है, इधर आ उधर आ, बीच में रू, तो उत्त संधि का सूत्र अतोरोध प्लुते लगा दो, तो रा के स्थान पे ऊ हो गया, फिर यहाँ आ और ऊ में देखा गुण संधि हो रही है, तो आद गुणा लगा दिया, ओ बन गया, फिर यहाँ पूर्व रूप लगा तो एंगह पदांतादे लगा दिया, सोयम बन गया। ठीक है, यही है आपकी उत्त संधि। मैंने कहा उत्त संधि में दो सूत्र लगता है, एक तो था अतोरोर प्लुताद प्लुते, जो आप जिसका उदाहरण आपने देखा, जिसका नियम आपने देखा, इसी में एक और लिखता है, एक सूत्र आता है, उसका नाम है क्या क्या क्या, हर्षिचा।
क्या नाम है? हंसी चा। क्या आता है? हंसी चा। ये क्या है? सूत्र है। हंसी चा सूत्र में क्या होता है? दोनों में अंतर बस इतना है, दोनों नियमों में अंतर बस इतना है कि इधर आपका क्या आएगा, अतोरोर प्लुताद प्लुते में नियम कुछ ऐसा बनता था, आ होता था, इधर रू होता था, इधर भी आ होता था। ठीक है, आप ऐसे समझ लो। हम्म, ऐसे समझ लेते हैं इसको, है कैसे समझ लेते हैं? ऐसे, ये क्या था? अतो, अतो रोर प्लुताद प्लुते। ठीक है, में ऐसे नियम मतलब था। अब यहाँ जब हंसिचा सूत्र है, जो दूसर का सूत्र है उत्तो संधि का, कौन सा? हंसिचा है। इसका, इसमें कैसा नियम होगा? इधर भी आ होगा। कहाँ गया? हाँ, इधर भी आ होगा, इधर रू होगा, किंतु इधर क्या होगा? हर्ष प्रत्याहार का वर्ण होगा, हर्ष वर्ण होगा। ठीक है, इधर हर्ष प्रत्याहार का वर्ण पाया जाएगा, इधर आ नहीं पाया जाएगा, ऐसा बता रहे हैं। हंसिचा सूत्र ये कहता है। तब भी इस रू को क्या आदेश हो जाएगा? उ आदेश हो जाएगा। यहाँ पर भी इस रू को क्या आदेश हो जाएगा? उ आदेश हो जाएगा। इतनी चीजें हैं बस। अंतर क्या है? इसमें दोनों तरफ, रू के दोनों तरफ आ आता था, यहाँ की पूर्ववर्ण में आ रहेगा, लेकिन पीछे की तरफ जो है हंस प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, ऐसा आपसे हंसिचा सूत्र आपसे ये कहता है। समझे कि नहीं समझे? थोड़ा सा और आगे चलें, आगे बढ़ें, देखते हैं एक उदाहरण देखते हैं, सब समझ में आ जाएगा भाई साहब। एक उदाहरण देखते हैं, सब समझ में आ जाएगा। जैसे शिवस धन वंद्य, यहाँ है जैसे क्या, उदाहरण देख लेते हैं क्या। शिवश धन वंद्य, इधर पदांत का सा है, तो इसको क्या करोगे हम? ससुर सूत्र से रू आदेश कर देंगे। इधर शिव बचे हैं, इधर वंद्य बचा है। अब आप एक चीज अपनी नजरें घुमाइए, और हंस प्रत्याहार में मैंने आपको बहुत पहले पढ़ा दिया है, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यावा राला और हा, इतने वर्ण किस में आते हैं? हंस प्रत्याहार में आते हैं, बता चुका हूं मैं। अब इधर देखो रू है, इधर वा का आ है, और इधर हंस प्रत्याहार का वर्ण वा है, यावा राला, देखो ये हंस प्रत्याहार में आता है। और जब यहाँ पे अब रू के पहले आ देखा, उसके बाद हंस प्रत्याहार का वर्ण देखा, तो समझ गए हंस इचा सूत्र लगा है, और ये उत्तो संधि होगी। उत्तो संधि में रू को हम क्या बना देते हैं? उ बना देते हैं। इधर शिव हैं, वह हलंत हो गया, आ बाहर निकला था, इधर वंद्य है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये आ और उ दोनों क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब इधर शिव, माफ कीजिए, इधर क्या बचा है? इधर शिव बचे हैं। ठीक, इधर वंद्य बचा है। अब आपस में जोड़ दो, ओ है वा के पास आ जाएगा, क्या बन जाएगा? शिवो। अगर वंद्या है तो शिवो वंद्या लिख देंगे। अब यहाँ तो कोई संधि नहीं लग रही है, यहाँ कोई संधि नहीं लग रही, तो इतने तक बनेगा। उसी में एक स्टेप बढ़ जाता था, अतोरूढ़ प्लुता प्लुते में, उसमें क्या होता था? लास्ट में आ आता था, अंतिम में ह्रस्व आ आता था ऐसे। तो यहाँ पे ओ के बाद जब ह्रस्व आएगा तो एक संधि पूर्ण रूप हो जाती थी, तो वहाँ एक स्टेप बढ़ जाते थे। किंतु यहाँ, यहाँ गुण केवल गुण संधि तक का मामला हो। ये यहाँ ओ कैसे हुआ? तो यहाँ आद गुण सूत्र से हुआ है। अगर कोई पूछे कैसे हुआ, बता देना। यहाँ गुण संधि बन रही थी, आके बाद ऊ आ रहा था, तो गुण संधि हो जाती थी। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये है आपका कौन सा? अतोरोर प्लुताद प्लुते, अतोरोर प्लुताद प्लुते। समझ में आया? आई बात, गई समझ में? आगे चलें, आगे देखते हैं, एक उदाहरण और देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है अगला, हंसिचा का ही है। कहते हैं मनस धन रथा, क्वेश्चन आया है आपके यहां। मनस धन रथा का संधित पद क्या होगा? ये पदांत का सकार है, इसको हम रू आदेश कर देते हैं। इधर मन बचा आपका, आपका मन बचा है, इधर रथा बचा है,
और आपने पढ़ा है कि रू के पहले ह्रस्व आ हो, बाद में हस प्रत्याहार का वर्ण हो। हस प्रत्याहार में यावाराला भी आता है, इधर रा आया है, मतलब यहाँ पे हस प्रत्याहार का वर्ण है। इधर क्या है, आ है, इधर रू है, इधर रा है? तो अब रू के पहले आ, इधर हस प्रत्याहार का वर्ण, संधि उत्तो संधि हो जाएगी। उ को क्या आदेश रा को क्या आदेश हो जाएगा, उ आदेश हो जाएगा। इधर क्या है, इधर आपको जो बचा है, इधर आ है, इधर मन आपका बचा, ना से आ निकल गया तो हलंत तो हो गया ना। इधर रथा बचा है, कुछ नहीं करना है। अब आ और उ मिलके क्या बना देंगे, ओ हो जाता है। इधर मन बचा आपका, ठीक, इधर रथा बचा, कुछ ना करो, जोड़ दो, मिला दो, ओ आएगा, ना के पास क्या बन जाएगा, मनो बन जाएगा है। इधर रथा जोड़ दो, मनोरथा, क्या हो गया, मनोरथा। समझ में आया। संधि कौन सी, तो उत्तो संधि। ये ओ हुआ कैसे, तो कहते हैं आद गुणः सूत्र से हुआ है। किससे हुआ है, यहाँ पे आद गुणः सूत्र लगा है जो मनोरथा बना है। समझ में आया, आई बात गई समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं। हस्तिशा सूत्र क्या होता है, भी उत्तो संधि करता है। देखो उत्तो संधि करने के दो सूत्र हैं, अतोरो अतोरोर प्लुताद प्लुते, और एक आपका हंसिचा, ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, दो दो सूत्र हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ना हो तो एक और लिख लो। हाँ जी, पयस धन धरह, एक बस एक और लिख लो बस, पयस धन धरह है। हाँ, पयस धन धरह लिखा है। अब यहाँ सा है, इसको क्या बनाओगे, रू बनाओगे। इधर पय शब्द बचा है, ठीक है, इधर धरह बचा है। अब यहाँ पय में क्या है, पय के या को हलंत कर दिया, आ बाहर आ गया, इधर रू है और इधर धरह है। तो इधर आप ध्यान दोगे, इधर ह्रस्व आ है रू के, और रू के बाद में धा है, ता था दा धा। मैंने कहा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर, जो धा है चौथा अक्षर है, ता था दा धा। ये धा अपने वर्ग का चौथा अक्षर आता है, ये किस में आता है, हस प्रत्याहार में आता है। और रू के बाद हस प्रत्याहार है और पहले ह्रस्व आ हो, तो क्या करें, रू को हमेशा क्या आदेश कर देते हैं, उ आदेश कर देते हैं। ठीक है जी, इधर आ तो है ही है, इधर पय आपका लिखा ही है, ठीक है, इधर धरा लिखा ही है, कुछ नहीं करोगे, आ है ऊ है, दोनों को गुण हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा। इधर पय हलंत या हलंत युक्त है, अभी थोड़ी देर बाद ये हलंत हट जाएगा, ये क्या हो गया, धरा हो गया, ओ आके पय में मिलेगा, बन जाएगा पयो। इधर क्या लिखा है, धरहा, और बन क्या जाएगा भैया, संधित वर्ण बन जाएगा, पयोधरह। क्या बन जाएगा जी, पयोधरह बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी, पयोधरह बन जाएगा। कोई समस्या, कोई दिक्कत, पयोधरह में कौन सी संधि है, तो उत्तर संधि हुआ है, बस कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ओ किससे हुआ, तो कहेंगे आद गुण से हुआ है, किससे, गुण संधि हो गई है तो ओ हो गया है, ठीक है, आद गुण। यानी समस्या, कोई दिक्कत ना हो तो फिर चलते हैं अगली संधि की ओर। इतनी बात समझ गए होंगे। अतोरो दो सूत्र होते हैं इनके, अतोरोर प्लुताद प्लुते, और कौन सा, हशिचा। ठीक है, चलते हैं एकदम अंतिम संधि, विसर्ग संधि की एकदम अंतिम संधि, समझ लीजिए, एकदम अंतिम संधि है। संधियों में हमारा संधि का जो संकल्प है वो हम लोग करेंगे खत्म। अब फिर जब अगली वीडियो में मिलेंगे एकदम नए तरोताजा, है ना जी, एकदम नए नए टॉपिक के साथ आपको प्राप्त होंगे हम। चलते हैं आगे, अगली संधि लिख लो अंतिम वाले भैया, क्या नाम है उसको, हाँ तो छापो का नाम है, खरवसानयोर विसर्जनीय, लिखो लिखो लिखो, खरवसानयोर विसर्जनीय। खरवसानयोर विसर्जनीय, अस्तु। खरवसानयोर विसर्जनीय, इसका अच्छा, इस संधि में काम क्या करेगा, इसका काम क्या होगा, ये जो रेफ होता है इसका काम होता है रेफ को विसर्ग आदेश करना, रेफ को
विसर्ग बनाना, रेफ को विसर्ग करना ही खरवसानयोर विसर्जनीय का क्या होता है भैया, ये नियम होता है। ये यही मतलब खरवसानयोर विसर्जनीय, अगर आप कहीं कहा गया तो इसका मतलब समझ जाना, इसका कार्य क्या होगा। ये सदैव जो है कहीं ना कहीं रेफ को मतलब रा को, रेफ का मतलब रा को क्या कर देगा, ये विसर्ग करेगा, ऐसा इस सूत्र का मतलब होगा, इसका ऐसे ही तात्पर्य होगा। ठीक है, अब लिखा है खर अवसानयोः विसर्जनीय, समझ में आया। संधि का नाम है रेफ, मतलब रा को विसर्ग करना है। भाई इसमें देखें क्या क्या शामिल है। एक तो यहाँ लिखा है खर मतलब खर प्रत्याहार, ठीक है। एक लिखा है अवसान मतलब बाद में, क्या लिखा है, अवसान, लिख लो। विसर्जनीय मतलब विसर्ग, ठीक। इतनी चीजें हमारे पास हैं। इसका मतलब क्या है भैया, कह रहे हैं यदि रेप को विसर्ग मतलब रा को विसर्ग करेगा, रा को विसर्ग कैसे करे, कैसा रा होगा, तो कहते हैं कि भैया यदि पदांत का रा हो, इसका नियम ऐसे समझो, यदि पदांत का रा हो, रेफ मतलब क्या, रा, रा कैसा हो, तो कह रहे हैं पदांत का रा हो। यदि यदि पदांत का रा हो, एक सेकेंड इनको हटाओ, जो पहला नियम बनेगा, पहला वाला, वो कुछ ऐसे बनेगा कि यदि इसका पदांत का रा हो और उसके बाद खर प्रत्याहार का वर्ण हो, तब क्या होगा, इस रा को विसर्ग हो जाता है, विसर्ग आदेश हो जाता है। ठीक है, इस रा को क्या आदेश हो जाता है, विसर्ग आदेश हो जाता है। ये पहला नियम है कि यदि क्या हो भैया, यदि यदि क्या हो, यदि पदांत रा के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण आता है, तो इस रेफ को रा को विसर्ग आदेश हो जाता है, ऐसा खर वसानी और विसर्जनीय कहता है। समझ में आया। आगे क्या लिखा है, अवसान, जब अवसान का हो मतलब अवसान में रा हो, मतलब रा के बाद कुछ ना हो, ठीक है। इसका जो दूसरा नियम कुछ ऐसे बनेगा, ध्यान दें कैसे बनेगा। कह रहे हैं यदि अवसान का रा हो, यदि किसका रा हो, अवसान का रा हो, रहने दीजिए। है नहीं सर। राहुल सर, राहुल सर, है नहीं। माफ कीजिएगा, कष्ट के लिए खेद है थोड़ा सा। चलिए, हाँ तो क्या कह रहे हैं, यदि पदांत के रा के बाद खर है, तब क्या हो जाता है, रेफ को विसर्ग हो जाता है। दूसरा क्या है, कह रहे हैं अवसान का हो, किसका हो, यदि अवसान का रा हो, मतलब रा के बाद क्या हो, अवसान हो, क्या हो, अवसान मतलब कुछ ना हो। कह रहे हैं यदि इसी रा के बाद क्या हो, अवसान हो, अवसान मतलब कुछ ना हो, अवसान का मतलब कुछ ना हो, ठीक है। तब भी इस रा को क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैसा हो, पदांत का। पूरा फिर से लिख देते हैं भाई साहब, ऐसा हो, कैसा हो, कहते हैं यदि पदांत का रा हो और उसके बाद कुछ ना हो, तब भी इस रा को क्या हो जाएगा,
विसर्ग हो जाएगा। अवसान मतलब होता है अंतिम का रा हो, किस कोई शब्द होगा उसके अंतिम में रा हो और उसके बाद कुछ ना हो तो क्या हो, उस रा को विसर्ग आदेश हो जाएगा। यही दो में ऐसे ही दो नियम हैं, दोनों में संधियां होंगी खर वसानी और विसर्जनीय से। जैसे एक एक उदाहरण दोनों का देख लेते हैं, पहले वाले का और दूसरे वाले का। समझ में आया? जैसे अगर हम इसके अंदर देखें, अवसान वाला देखें, जैसे रामर्दन खा देते, जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं, इसी में देख लेते हैं भाई साहब, छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, ठीक है। हम्म, छोटा और छोटा कर लो थोड़ा सा है। अभी समझ में आ रहा है? रेफ को हाँ, एक एक उदाहरण देखते हैं। जैसे रामर धन खादती है, क्या क्या क्या, अगर हम कहें यहाँ इसका उदाहरण देखें, रामर धन खादती, एक तो पूर्वण में देखे तो ये जो रा आया है कैसा है, पदांत का रा है। इस और इधर खा आया है, खा किसका, खर प्रत्याहार का वर्ण है। खर प्रत्याहार में आप जानते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आता है और तीनों प्रकार के शा आते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ खा है, खर प्रत्याहार का वर्ण है, इधर रा है, और जब पदांत का रा हो उसके बाद खर प्रत्याहार का वर्ण है, रा को विसर्ग हो जाता है। रा को क्या हो जाएगा, विसर्ग आदेश हो जाएगा। इधर क्या है, राम, हाँ जी, इधर क्या है, राम, इधर क्या है, राम, इधर क्या हो गया, खादती। अस्तु, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, रामर खादती, क्या रामः खादती, क्या बन जाएगा, रामः खादती बन जाएगा। ठीक है जी, क्या बन जाएगा, रामः खादती बन जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब इधर इसका एक उदाहरण देख लो, इसका वाला देख लो एक, जैसे कहता है पुनर, पुनर, ठीक है। अब पुनर लिखा है, उसके बाद कुछ नहीं है, अवसान है, इसके बाद कुछ नहीं लिखा है, तब क्या करोगे, तब भी इस रा को विसर्ग हो जाएगा, क्योंकि पदान मतलब एकदम अंतिम वाला है, अवसान वाला रा है, इसके बाद कुछ नहीं लिखा है, तब भी इसका क्या बन जाएगा, रा को विसर्ग आदेश हो जाएगा, और ये बन जाएगा क्या, पुनः बन जाएगा। क्या लिखा है ये, पुनः। समझ में आया, रेप को विसर्ग आदेश हो गया है। समझ में आया कि नहीं आया? इतनी बात आई समझ में? एक दो उदाहरण और देख लो, जैसे कहते हैं क्या क्या क्या, शनई धन शनैर, क्या, जैसे लिखते हैं शनैर, क्या लिखते हैं जी, शनैर, इसके बाद कुछ नहीं आया है, अवसान है, तो रा को विसर्ग कर देंगे और क्या बन जाएगा, शनई ही बन जाएगा। क्या हो जाएगा, शनई ही। उच्चैर, निश्चैर, ऐसे करके आपके सारे उच्चै निश्चय ही शनೈ ही पुनः और पुनः इत्यादि सब किसके उदाहरण है, खर वसाने और विसर्जनीय है। रेप, इसका काम क्या होता है, रेप को विसर्ग करना। खर मतलब खर, अवसान मतलब बाद में हो तो उसको विसर्ग आदेश हो जाता है। कौन हो, रेप हो, रा हो, पदांत का रा हो तब। कोई अगर दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बता दें, और ना समस्या हो तो बस आज के लिए इतना ही। आज के लिए क्या, आज यही हो जाती है आपकी संधि का समापन। आपने स्वर संधि पढ़ा, विसर्ग संधि पढ़ा और व्यंजन संधि पढ़ा। बहुत ही जल्द इन सब का प्रैक्टिस सेट आपके लिए हम लेके आएंगे अपने यूट्यूब चैनल बोले तो एग्जाम कोच पर। जितना भी प्रकरण हो गया है अभी तक में, और उन सारे प्रकरण से आपको सवाल प्राप्त होंगे, आपको मिलेंगे बहुत जल्दी ही प्रैक्टिस सेट। हर प्रत्येक जो है, प्रत्येक टॉपिक का अलग अलग प्रैक्टिस सेट हम लेके आएंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले एपिसोड में बिल्कुल नए तरोताजा प्रकरण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभम भूयात सर्वदा।